हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज की कहानी एक ऐसे ठग के बारे में है जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा ठग कहा जाता था। ये ठग अपने ठगियों के दौरान कभी पायलट तो कभी वकील तो कभी डॉक्टर बनता और हर बार बचकर वहां से निकल जाता। ये ठग पूरे अमेरिका में इतना मशहूर हुआ कि हॉलीवुड ने इस पर पूरी एक मूवी बना डाली, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आखिर कौन था ये ठग, कैसे इसने भेष बदल बदल कर इन ठगियों को अंजाम दिया और आखिर वो कौन सी मूवी थी जो इस ठग पर बनी थी, जानकर आप हैरान पड़ जाएंगे। इस ठग का नाम था फ्रैंक एबेगनेल। फ्रैंक ने अपनी ठगियों की शुरुआत सन 1964 में की थी, जब उसकी उम्र महज 16 साल की थी। फ्रैंक जब 16 साल का था तभी उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया और इसीलिए वो अपने घर से भागकर न्यूयॉर्क चला गया। क्योंकि फ्रैंक के पास पैसे बहुत कम थे और उसे अपना गुजर बसर करने के लिए काम और पैसों की जरूरत थी, और इसी वजह से वो न्यूयॉर्क में कई छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करने लगा, जिसकी वजह से उसे 2 वक्त का खाना तो मिल जाता, मगर उन कामों में कमाई बहुत कम थी। क्योंकि फ्रैंक की उम्र महज 16 साल थी और फ्रैंक ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि वो जहां भी काम करने जाएगा, उसकी कम उम्र होने की वजह से ना तो कोई उसे ढंग का काम मिलेगा और ना ही अच्छे पैसे। हालांकि फ्रैंक देखने में अपनी उम्र से बड़ा लगता था और उसकी हाइट भी 5 फीट 11 इंच थी, और इसी का फायदा उठाकर उसने अपने पहले फ्रॉड को अंजाम दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स का 16 साल की उम्र से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाना शुरू कर देती है, और इसी वजह से फ्रैंक के पास भी एक ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसके हिसाब से उसकी उम्र 16 साल थी। उस ड्राइविंग लाइसेंस में फ्रैंक की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 13 मार्च 1948, जिसे वो बदलकर 13 मार्च 1938 कर देता है। अब फ्रैंक 16 साल से 26 साल का हो चुका था, जिसके बाद उसने फिर से उन्हीं कामों के लिए अप्लाई किया जो वो पहले कर रहा था। पर अब वो एडल्ट होने की वजह से उसकी सैलरी पहले से काफ़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला फ्रॉड था जहां उसने अपनी उम्र बढ़ाकर अपनी जॉब और सैलरी को बेहतर कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ उसकी ठगी का सफ़र, जिसके बाद उसका लालच और बढ़ता चला गया और वो बड़े बड़े फ्रॉड को अंजाम देने लगा। इसी दौरान फ्रैंक को एक होटल में फ्लोर सुपरवाइजर की जॉब मिल गई, जहां उसे फ्लोर की साफ सफाई और होटल में आने जाने वाले गेस्ट के लॉन्ज का ख्याल रखना था। होटल में वो अक्सर पायलट, को पायलट और उनके साथ आई एयर होस्टेस को आते जाते देखता था। फ्रैंक उन पायलट के यूनिफॉर्म और रहन सहन से बहुत प्रभावित होता है और ये सोचता है कि अगर वो भी पायलट होता तो वो पूरी दुनिया में कभी भी फ्री में घूम सकता था, और तभी वो फैसला करता है कि वो एक नकली पायलट बनेगा। फैसला करते ही वो फौरन इस पर काम करना शुरू कर देता है, बिना ये सोचे समझे कि वो पायलट से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल्स को कैसे अरेंज करेगा और कैसे नकली पायलट बनकर एयरपोर्ट के अंदर घुसेगा। और तभी उसके दिमाग में अमेरिका का एक मशहूर एयरलाइन पैन एएम का नाम आता है, जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो इसी एयरलाइन का नकली पायलट बनेगा। अब फ्रैंक के लिए जो सबसे जरूरी काम था वो था अपने लिए पायलट यूनिफॉर्म का इंतजाम करना। इसी के लिए वो पैन एएम एयरलाइन को कॉल करता है और उन्हें ये बताता है कि वो एक को पायलट है और उसका यूनिफॉर्म खो गया है, जिस पर पैन एएम एयरलाइन उसे उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एड्रेस देती है जहां पायलट यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर किए जाते थे, और वो उसे कहते हैं कि वो वहां जाकर अपने लिए एक नया पायलट यूनिफॉर्म ले सकता है। फ्रैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाकर अपने साइज और अपने फिटिंग का एक पायलट यूनिफॉर्म ले लेता है और उनसे ये कहता है कि इसके पैसे उन्हें पैन एएम एयरलाइन ही पे करेगी, क्योंकि वो उसकी सैलरी से यूनिफॉर्म के पैसे काट लेंगे। और इस तरीके से उसने अपने लिए यूनिफॉर्म का इंतजाम कर लिया था। मगर अब भी जो सबसे ज़रूरी और आखिरी काम बचा था वो था पायलट आईडी कार्ड का इंतजाम करना, क्योंकि आईडी कार्ड के लिए उसे अपना नाम, अपनी डिटेल्स पैन एएम एयरलाइन को बतानी पड़ती थी। इसीलिए इस बार वो पैन एएम एयरलाइन को कॉल नहीं करता है, बल्कि खुद ही आईडी कार्ड बनाने वाली कंपनी का पता लगाने में जुट जाता है। कुछ ही दिनों की रिसर्च के बाद वो उस कंपनी का पता लगा लेता है जो पैन एएम एयरलाइन के लिए पायलट आईडी कार्ड्स बनाती थी। वहां पहुंचने के बाद फ्रैंक उनसे ये बताता है कि वो एक कंपनी का ओनर है और उसे अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए आईडी कार्ड बनवाने हैं। साथ ही साथ वो उनसे ये भी कहता है कि उसे उनके बनाए हुए पायलट कार्ड्स भी बहुत पसंद आए जो उन्होंने
पैन एम एयरलाइन के लिए बनाए थे। अपने काम की तारीफ सुनने के बाद वो कंपनी वाले खुश हो जाते हैं और प्रैंक से डील करने को तैयार हो जाते हैं। और तब प्रैंक उन्हें पैन एम एयरलाइन के पायलट कार्ड पर उसकी फोटो के साथ एक सैंपल कार्ड बनाने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रैंक ने उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने की बात कही थी। इसीलिए कंपनी वाले भी उसे पायलट कार्ड पर उसकी फोटो के साथ एक आईडी कार्ड सैंपल के तौर पर बनाकर दे देते हैं। मगर पायलट कार्ड पर वो अपना नाम फ्रैंक एबेगनेल की जगह फ्रैंक टेलर छपवा आता है, जिसे उसकी असली पहचान छुपी रहती है। अब फ्रैंक पायलट यूनिफॉर्म के साथ साथ पायलट आईडी कार्ड का भी इंतजाम कर चुका था और कुछ ही दिनों के बाद वो अपना पायलट यूनिफॉर्म और पायलट आईडी कार्ड पहनकर एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच आने जाने लग जाता है। वो एयरपोर्ट के माहौल, वहाँ के सिस्टम और वहाँ के प्रोसेस में पूरी तरीके से घुल मिल जाना चाहता था। और जब उसे ये लगने लगता है कि अब वो एयरपोर्ट और फ्लाइट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका है, तब वो फैसला करता है कि वो अपनी पहली फ्लाइट की उड़ान भरेगा। मगर ना तो वो पायलट था और ना ही पैन एम एयरलाइन का कोई एम्प्लॉय। तो आखिर वो प्लेन के अंदर चढ़ा कैसे? क्योंकि फ्रैंक एयरपोर्ट और फ्लाइट के हर प्रोसेस के बारे में जान चुका था, इसीलिए डेड हेड का इस्तेमाल करके वो प्लेन में चढ़ गया। डेड हेड एयरलाइन का वो फीचर है जिसमें कोई भी पायलट, कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट किसी भी फ्लाइट में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है जहां पर उनकी ड्यूटी है, और वो भी फ्री में। अब फ्रैंक पायलट यूनिफॉर्म पहनकर फ्लाइट्स पर जाता और अपना फेक आईडी कार्ड दिखाकर डेड हेड का इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर के बीच आने जाने लगा, जहां उसे प्लेन में फ्री खाना पीना भी मिलता। फ्लाइट से उतरते वक्त वो हमेशा कुछ खाने पीने का सामान अलग से रख लेता ताकि उसे खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से वो एक नकली पायलट बनकर प्लेन में 2 साल तक फ्री में सफर करता रहा और बड़े मजे से खाना पीना भी खाता रहा। महज 18 साल की उम्र में वो 250 फ्लाइट्स और 26 देशों में घूम चुका था। अब फ्रैंक को लोग जानने लगे थे और तभी एक दिन एक फ्लाइट अटेंडेंट को उस पर शक होता है कि वो पायलट नहीं है और वो इसकी खबर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को देता है। मगर इस बात की भनक फ्रैंक को पहले से ही लग जाती है और वो न्यूयॉर्क छोड़कर एटलांटा भाग जाता है। आपको बताता चलूं, फ्रैंक इस सब के दौरान न्यूयॉर्क के बैंक्स में फर्जी चेक को कैश करवाते रहता है, जिसकी वजह से उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एटलांटा आने के बाद वो एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त दोनों पार्टीज की पूरी डिटेल चाहिए होती हैं कि उनका नाम क्या है, वो क्या काम करते हैं और उनका जॉब प्रोफेशन क्या है। और इस बार फ्रैंक बताता है कि वो एक बच्चों का डॉक्टर है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और इस वक्त वो पेड ड्यूज पर है अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए, जिसके लिए उसे अपार्टमेंट रेंट पर चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी एक दिन उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक देने वाला फ्रैंक का पड़ोसी था, जिसने अपना नाम डॉक्टर विल ग्रोन्स बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि स्मिथल जनरल हॉस्पिटल में वो चाइल्ड मेडिकल एडवाइजर है। ये सुनते ही फ्रैंक के पसीने छूटने लगे और उसे ये डर लगने लगा कि डॉक्टर विल्स कहीं उसे पकड़ ना ले कि वो एक नकली डॉक्टर है। मगर डॉक्टर विल्स वहां फ्रैंक से अपनी जान पहचान बढ़वाने और उसे अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करने आए थे। फ्रैंक डॉक्टर विल्स के इस इनविटेशन को काफी दिनों तक अवॉइड करता रहा और वो हॉस्पिटल ना जाने के लिए हर बार कोई ना कोई बहाना बता देता, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो वो पकड़ा जा सकता है। मगर साथ ही साथ उसे अपने लिए एक नकली डॉक्टर की डिग्री सर्टिफिकेट भी बनवा ली थी, जिस पर यह लिखवाया था कि फ्रैंक ने डॉक्टर की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है। अब फ्रैंक ज्यादा से ज्यादा समय पब्लिक लाइब्रेरी में गुजारने लगा, जिससे वो बच्चों में होने वाली बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट और उनकी दवाइयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसका झूठ ना पकड़ा जाए और कोई अगर उसे बच्चों का डॉक्टर से जुड़ा हुआ सवाल करे तो वो उसका आसानी से जवाब दे सके। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक को लगने लगता है कि वो बच्चों की बीमारी और उनको दी जाने वाली दवाइयों के बारे में काफी कुछ जान चुका है और इसीलिए वो डॉक्टर विल्स का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, जो उन्होंने
फ्रैंक को हॉस्पिटल आने के लिए दिया था और वो उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। इस हॉस्पिटल विजिट के बाद फ्रैंक और डॉक्टर विल्स के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो अक्सर डॉक्टर विल्स के हॉस्पिटल आने जाने लगता है। तभी एक दिन उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर फ्रैंक से कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उनके हॉस्पिटल का एक डॉक्टर 10 दिन की छुट्टी पर गया है और वो चाहते हैं कि फ्रैंक 10 दिन के लिए उस डॉक्टर की जगह काम करे। फ्रैंक इस बात से बहुत घबरा जाता है और वो हॉस्पिटल डायरेक्टर से कहता है कि उसके पास एटलांटा में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं है, क्योंकि उसका लाइसेंस सिर्फ कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस करने तक का सीमित है। जिस पर डायरेक्टर उसे कहते हैं कि उसे बस नाइट शिफ्ट में नर्सेस लैब्स की पैनल कमेटी को एक टेस्ट देना होगा, जिसे पास करने के बाद वो नाइट शिफ्ट में सुपरवाइजर डॉक्टर बन सकता है। पहले तो फ्रैंक इस टेस्ट को देने से घबराने लगता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो कहीं पकड़ा ना जाए, मगर फिर वो इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कमेटी का इंटरव्यू बहुत आसान था, जिसमें उन्होंने फ्रैंक के बारे में पूछा कि वो कहाँ रहते हैं और उन्होंने डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली। साथ ही साथ उन्होंने 2-3 बीमारियों की दवाइयाँ भी पूछी जो फ्रैंक लाइब्रेरी में पहले ही पढ़ चुका था, जिसका जवाब उसने आसानी से दे दिया और इस तरीके से कमेटी टेस्ट पास करके वो नाइट शिफ्ट में सुपरवाइजर डॉक्टर बन गया। अब फ्रैंक के अंडर 40 नर्सेस काम कर रहे थे और पेशेंट को चेक करने से बचने के लिए जो तरीका फ्रैंक ने निकाला वो ये था कि उसने सभी ट्रेनी डॉक्टर्स को पूरी छूट दे रखी थी कि वो फ्रैंक से बिना पूछे अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करें और इसमें वो किसी भी नर्स की पूरी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरीके से 10 दिन भी पूरे हो गए, मगर 10वें ही दिन डायरेक्टर आके फ्रैंक को बताते हैं कि उनका डॉक्टर जो 10 दिन की छुट्टी पर गया था वो अब वापस नहीं आएगा। वो फ्रैंक को परमानेंटली उस डॉक्टर की जगह रखना चाहते थे और फ्रैंक इसके लिए तैयार हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एक शख्स जो कि ना तो डॉक्टर था और ना ही उसे मेडिकल फील्ड में कोई भी तजुर्बा था, वो शख्स एक हॉस्पिटल में डॉक्टर टीम का सुपरवाइजर था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान खतरे में थी और यहाँ भी सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तभी एक दिन इमरजेंसी रूम में एक बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई, जिसकी वजह से फ्रैंक को सीनियर डॉक्टर सुपरवाइजर होने की वजह से इमरजेंसी रूम में बुलाया जाने लगा ताकि बच्चे की कंडीशन को कंट्रोल में लाया जा सके। पहले तो फ्रैंक टाइम वेस्ट करता रहा, ये सोचकर कि कोई ट्रेनी डॉक्टर जाकर सिचुएशन को संभाल लेगा, मगर जब उसे बार बार बुलाया जाने लगा तब वो इमरजेंसी रूम पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि एक बच्चा जख्मी हालत में पड़ा है, जिसकी हालत बहुत सीरियस है। क्योंकि फ्रैंक को ऐसी सिचुएशन हैंडल करने तो आता नहीं था, इसीलिए उसने वहां खड़े 3 ट्रेनी डॉक्टर से उनकी राय मांगी कि क्या करना चाहिए। उसने ट्रेनी डॉक्टर से सवाल इस तरीके से पूछे जिससे उन्हें ये लगा कि फ्रैंक उनका टेस्ट ले रहा है, जिस पर एक ट्रेनी डॉक्टर ने एक ट्रीटमेंट बताया और सब एग्री करते हुए उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और इस तरीके से फ्रैंक अपनी चालाकी और समझदारी से यहाँ से बच निकलता है। अब फ्रैंक को हॉस्पिटल में काम करते पूरे 11 महीने हो चुके थे और इस इमरजेंसी रूम वाले इंसिडेंट के बाद उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। तब वो फैसला करता है कि अब वो वहां से भाग निकलेगा और वो अपना पूरा अपार्टमेंट और हॉस्पिटल छोड़कर लुसियाना भाग जाता है। लुसियाना पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिससे वो ये बताता है कि उसने लॉ की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लॉ की डिग्री अमेरिका की सबसे वैल्यूएबल डिग्री मानी जाती है। फ्रैंक अक्सर उस लड़की के साथ पार्टीज में जाता था और एक दिन ऐसे ही एक पार्टी में वो लड़की फ्रैंक को स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलवाती है, जिसके लिए वो काम करती थी। उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम था जेसन विलकॉक्स। जेसन को जैसे ही पता चलता है कि फ्रैंक ने लॉ की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली है और वो बेरोजगार है, तो वो फ्रैंक से कहता है कि वो इस वक्त एक ऐसे ही यंग एडवोकेट की तलाश में है जो उसके साथ काम कर सके और वो चाहे तो बार एग्जाम पास करके उनके साथ काम कर सकता है। बार एग्जाम एक रिटन एग्जाम होता है जिसे पास करने के बाद वकीलों को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए और ये एग्जाम हर अलग स्टेट में लाइसेंस हासिल करने के लिए देना होता है। हालांकि
फ्रैंक के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लॉ डिग्री थी, मगर फिर भी लुसियाना में प्रैक्टिस करने के लिए उसे लाइसेंस की जरूरत थी, जिसके लिए उसे बार एग्जाम देना जरूरी था, क्योंकि बार एग्जाम बहुत मुश्किल होता है। मगर यहाँ भी फ्रैंक उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता है। वो यहाँ भी अपने लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री बनवाता है और बार एग्जाम के लिए जमकर पढ़ाई और तैयारी करता है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो ये बार एग्जाम भी पास कर लेता है, वो बार एग्जाम जिसे सिर्फ लॉयर ही पास कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि फ्रैंक एक शातिर ठग के साथ साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान भी था, जो बहुत आसानी से किसी भी चीज को समझ लेता था और उसमें पूरी तरीके से डूब जाता था। अब फ्रैंक एक एडवोकेट बन चुका था, जिसके पास डिग्री भी थी और प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस भी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि फ्रैंक ने इतना सब कुछ महज 19 साल की उम्र में ही कर लिया था, और साथ ही साथ उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में वकील की तरह काम करना भी शुरू कर दिया। उसे काम करते हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उनके ऑफिस में एक वकील आता है, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। और जैसे ही उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, तो वो उसे तरह तरह के सवाल करने लगता है कि उसने कौन से साल में डिग्री ली, उसका लॉ प्रोफेसर कौन था। फ्रैंक उसके इन सवालों से बहुत घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। तभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो उटा पहुंचता है, जहां ब्रिगम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को वो इस बात का यकीन दिला देता है कि वो एक प्रोफेसर है, और वहां 8 महीनों तक प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगता है। पर ब्रिगम यूनिवर्सिटी आज भी इस बात से इनकार करती है, क्योंकि इससे उनकी बहुत बदनामी होगी। एक ठग उन्हें कैसे बेवकूफ बना गया। हालांकि इन सालों में फ्रैंक एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था और एफबीआई और इंटरपोल भी उसके पीछे लग गए थे। अब फ्रैंक अमेरिका छोड़कर यूरोप भाग गया और वहां अपनी ठगियों को अंजाम देता रहा। और तब एक दिन आता है जब किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। एक सुबह फ्रैंक फ्रांस में अपनी ठगी को अंजाम देने के लिए निकल ही रहा था कि इंटरपोल उसे वहां गिरफ्तार कर लेती है। इंटरपोल उसे स्वीडन से आए हुए अरेस्ट वारंट की तह पर गिरफ्तार करती है, जो तब रिलीज हुआ था जब फ्रैंक ने फर्जी चेक कैश करवाए थे। कुछ महीने फ्रांस की जेल में गुजारने के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट उसे अमेरिका भेज देती है, जहां उसे कोर्ट 12 साल की सजा सुनाती है। इस 12 साल की सजा के दौरान वो जेल से 2 बार भागा, मगर दोनों बार पकड़ा गया। 4 साल जेल में गुजारने के बाद एफबीआई उसके सामने एक डील रखती है। डील ये थी कि फ्रैंक फ्रॉड केसेस को सुलझाने में एफबीआई की मदद करेगा, जिसके बदले में वो उसे जेल से रिहा कर देंगे, खासकर वो फ्रॉड केसेस जो चेक से जुड़े थे, क्योंकि फ्रैंक को फर्जी चेक्स बनाने में काफी महारत हासिल थी। वो फर्जी चेक्स बिल्कुल हूबहू असली चेक की तरह बनाता था, जिसे बैंक वाले भी धोखा खा जाते थे। और फ्रैंक की इसी कला ने एफबीआई को काफी फ्रॉड केसेस को सॉल्व करने में मदद की, जिसके बाद एफबीआई ने उसे रिहा कर दिया। फ्रैंक आज भी जिंदा है और उसकी उम्र 71 साल है, और वो आज भी एफबीआई की मदद करता है फ्रॉड केसेस को सॉल्व करने में, और साथ ही साथ कंपनीज को अपनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फ्रैंक की ठगियों पर हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई थी, जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन, जिसके लीड एक्टर थे लियोनार्डो डी कैप्रियो, और जिसे डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। यह मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसने $1 बिलियन से ज्यादा कमाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप सभी से ऐसा ही प्यार मिलेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को अगर इसी तरीके की जेल एस्केप, बैंक रॉबरी और ठग की वीडियोस देखना और सुनना पसंद है, तो इस चैनल की आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।